प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे होता है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एनवलप प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरिया और ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो मोटे तौर पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये एक हल्का सा डायग्राम है, एवरी लिटिल डायग्राम टू जस्ट रिप्रेजेंट, ठीक। द आउटर मोस्ट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, रिमेंबर, एंड सेकेंड नंबर इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन। टुगेदर दीज थ्री स्ट्रक्चर glycocalyx, cell wall, cell membrane constitute what? Cell envelope, okay, which is present around the living prokaryotic cell. And we have also here circular DNA and mesosome, okay, and another very important extra chromosomal circular DNA, self-replicating molecule DNA, plasmids are there, okay, and this cell envelope may be of two types of reaction, either या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ओके। थोड़ा सा और इशारा कर रहे हैं, ये हमारा जो सेल एनवलप है, अगर ये लूज है, इफ इट इज लूज देन वी कॉल इट एज ए स्लाइम, और इट इज लिटिल टफ देन वी कॉल इट एज ए कैप्सूल। अगर कैप्सूल है देन यू कॉल इट कैप्सूलेटेड, और अगर ये नहीं है तो नॉन कैप्सूलेटेड। तो आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे कि ये सब बवाल क्या है, व्हाट दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड नाउ वी शैल स्टडी वन बाय वन दैट हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर इन सेल एनवलप। So see here, cell envelope not only just a layer but it has also power of modification, कई तरह के ये रूपांतरण भी कर सकती है तरह तरह इन्वायरमेंट के अनुसार से, समटाइम्स इन वेरी हाई टेम्परेचर, समटाइम्स इन वेरी कोल्ड, समटाइम्स इन मॉइस्ट, समटाइम्स ड्राई, एंड सो मेनी इकोलॉजिकल कंडीशंस आर देयर, ठीक। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेल में ये सेल एनवलप पाया जाता है, और इसके मॉडिफिकेशन जो रूपांतरण करते हैं वातावरण के अनुसार वो भी इसमें उपस्थित होते हैं। लेट अस नाउ स्टडी वन बाय वन। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है, वट एवर यू ऑब्जर्व यहाँ देख रहे हैं, ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है एंड टाइटली बाउंड, थ्री लेयर होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसको आप सेल एनवलप कहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये क्या नाम इसका लें, कितने इसमें लेयर हैं, तो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द सेल एनवलप, तो आपका आंसर है 3। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरा है सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। इसका कैसे होगा, इसको आप ये बताएंगे कि ये सबसे आउटर मोस्ट है, ये आपका मिडल वन है, और ये आपका इनर मोस्ट। इन इंग्लिश these are the three layers of the cell envelope. The outermost is glycocalyx and the middle one is cell wall and the innermost is cell membrane. Mostly according to physiological, these two are generally considered non-living, but cell membrane is a very important vital living product. They also perform living character also, we will study later on in higher classes. Okay, now the next question ये है कि glycocalyx क्या है। अगर देखिए, कैलिक्स वर्ड इज ए वेरी आउटर मोस्ट लेयर, एंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्लस अदर सब्सटेंसेज, दैट इज वाई सच टाइप ऑफ ए लेयर और कैलिक्स कॉल्ड एज ग्लाइकोलिक्स मेनली, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे सेल कैलिक्स भी कहते हैं, सेल कोट भी कहते हैं, ठीक है, और या हम इसे म्यूसिलेजिनस शीथ भी कहते हैं। लसलसा पदार्थ होता है जो कि इसके चारों ओर इसके जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंपोनेंट्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स के दो घटक क्या हैं, वो हैं आपके सामने ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। शब्दों में आप साफ देख रहे हैं दैट दीज आर द टू कंपोनेंट। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद द लिपिड यू कॉल ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन यू से ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। दैट इज व्हाई दे हैव बीन नेम्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा अच्छा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स, अगर कोई पूछता है क्या है, तो आप साफ साफ बताइए कि भैया ये एक रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है जो कि पता लगाता है कि व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस आर अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या है, ठंडा है, गर्म है, एसिड है, बेस है, क्या है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है रिकॉग्निशन टैग भी कहते हैं और रिकॉग्निशन मार्कर लेयर भी कहते हैं, ओके। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है म्यूसिलेजिनस लूज शीट है, ढीली ढाली सी है, पतली सी, जैसे हम लोग बलगम वगैरह फेंकते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर।
याद रखना, ये बहुत ही इसके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर इन्वायरमेंट कंडीशन हमारी एडवर्स हो जाती हैं तो बंधुवर ये सूख करके हार्ड भी हो जाता है, तब इसे आप खोल को जो है आप इसे कैप्सूल कहते हैं। इफ इट इज लूज देन यू से स्लाइम लेयर, इफ इट इज टफ देन यू से इट इज कैप्सूल। अगर भैया कैप्सूल है तो एक का कहियो कैप्सूलेटेड कहियो, और अगर नाइन है तो इसको क्या कहियो नॉन कैप्सूलेटेड। And that is a very important recognition point for pathogenic or non-pathogenic bacteria in the coming time of your life. Okay? Now, these glycocalyx जो होते हैं play very important two functions. First, cell to cell adhesion. And suppose one bacteria, two bacteria and so many other bacteria and they have very tendency to aggregate, आपस में जुड़ करके एक समूह सा बनाने की इनके अंदर बहुत क्षमता होती है, यानी बहुत ही बड़ा प्रजातंत्र होता है। हम भी जी रहे हैं, तुम भी जियो, इसलिए इनके जीने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अकेला चलो नहीं, समूह में चलो भाई मेरे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, तरह तरह के हमारे चारों ओर पिस्सू यानी पैथोजन होते हैं जिनको हम नहीं मार सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए हमारे पास, उनको पहचानने के लिए हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, ठीक है। और अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर कोई परेशान करता है या बीमारी फैलाता है, अटैक करता है दूसरे के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं विरुलेंस कहते हैं, और जो नहीं अटैक करते हैं उनको हम नॉन विरुलेंट कहते हैं। व्हाट आई मीन, विरुलेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी टू अटैक ऑन द अदर एज ए पैरासाइट, ठीक है। एंड दैट इज वाई दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्सेज इन इम्यूनोलॉजी। ओके, नाउ आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आई एम कमिंग टू द सेल वॉल। सेल वॉल इज द मिडल मोस्ट लेयर ऑफ द एनवलप, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यूजुअली जो है जस्ट आफ्टर ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन ये म्यूकोसैकराइड, ठीक। आप इसका काम क्या होता है, म्यूकोपॉलीसैकराइड की बनी होती है, काफ़ी मोटी होती है, और इसका सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है किसी भी सेल को ये शेप देती है। हो सकता है ये रॉड शेप हो या स्पाइरल हो, ठीक है, या कॉमा शेप्ड हो, ट्विस्टिंग टाइप की हो, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द शेप्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेल वॉल। और दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट करता है पूरे सेल को, प्रोडक्ट को, और उसको प्रोटेक्ट करता है कि भैया मेरे तुम पिचक ना जाना, तुम मर ना जाना, तुम फट ना जाना, या कोलैप्स मत कर जाना, या बस्ट मत कर जाना, जिससे कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की लगातार होती रहें। So what I mean, cell wall is a very important boundary middle memory to just to protect the cell from any casualty. Now the last one layer of the cell envelope is cell membrane. Always remember regarding the glycocalyx, the two components are there, glycolipid and here mucopolysaccharides are there. But whenever to come to cell membrane, these are made up of lipoprotein layer. ओके, इफ़ यू थिंक अबाउट द फिजिकली थिकनेस ऑफ द ग्लाइको सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम थिकनेस उसकी सेल वॉल की है, और सबसे कम आंगस्ट्रॉन्ग में ऑलमोस्ट 70 to 80 आंगस्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस होती है। ओके, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है एंड हाईली जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इट टेक पार्ट इन ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और स्ट्रक्चरली जो है इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अदर वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा 4 नंबर के बाद फिर है मीजोसोम। मीजोसोम क्या है कि सपोज यू हैव ए सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट एंड अगेन कॉइल बैक एंड गो अप एंड अगेन मेक coil up and again come back and again goes up to the such type of invaginated and recoiled structure are called mesosome. These are the membranous extension होते हैं या वेसाइकल बन जाते हैं, होते ये किनारे पर ही हैं। So that is why they are very important component of the prokaryotic cell. अगला सवाल ये है कि मेसोसोम करते क्या हैं? What are the important functions of the mesosome? Now you would like to see they are 5 in number. बम बम बम, ये भी आज मुझे मारना था। सेल वॉल फॉर्मेशन पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पूरा वर्ड फैलो यार। सेल वॉल फॉर्मेशन है हमारी, जरा डीएनए को जवान होने दो, हम भी देखेंगे दुनिया कितनी बड़ी है। सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए का 2 टुकड़े हो रहे हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी जो है इसका काम होता है। क्यों? वी डू नॉट हैव व्हाट
spindle apparatus to separate the two daughter DNA molecule. Also help in respiration. ठीक है, because they can increase the surface area, so they help in respiration. Secretion of substance, they also important secrete some chemical substances which are helpful for the biochemical activity, and another increase the surface area or cell membrane and also have a enzymatic content. Regarding this fifth point, I would like to just to add, यहाँ जोड़ना शुरू करेंगे कि because you see in case of the all prokaryotic cell, all of them either rickettsia or mycoplasma or a bacteria or a cyanophyta, most primitive plant, we do not have mitochondria. और आपको मैंने ये भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक दो तरह के हो सकते हैं, आइदर एनारोबिक और एरोबिक. एनारोबिक जो होते हैं वो सबसे पहले बने हैं, दे वर फाउंड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज वाई दे आर एनऑक्सीजनिक. एंड वाइल द अनदर वन जिन्होंने क्लोरोफिल बनाया बैक्टीरिया, वो क्या आपका ऑक्सीजनिक होते हैं. तो जब कभी भी जब ऑक्सीजनिक होने का मतलब है O2 इज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट. ठीक, एंड दिस ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन. और तभी आप कहते हैं दो तरह का, अगर नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, in most of the anaerobic respiration in bacteria other, but if the O2 is there, then another question come, aerobic respiration means complete oxidation of glucose molecule in presence of oxygen. Okay, and we do not have mitochondria, then how do we have a respiratory enzyme for oxidation? So next question is, the respiratory enzyme of aerobic respiration are present in the membrane of the prokaryotic cell, and that's why it is also called as respiratory membrane. In absence of mitochondria, all the respiratory enzymes are present in the respiratory membrane. Okay, ये point हो गया. Another very important, the last one. As I already told you, that if the bacteria are there, then another picture comes, that is your cyanophyta cell. In cyanophyta, for the first time, the membrane invaginated to just form a tube-like structure in order to just increase the surface area, to increase the content of chlorophyll A. Somewhere मैंने क्या लिखा होगा, ये देख chlorophyll A. For the first time, photosynthetic lamellae were formed. ठीक है, I can just draw a diagram for you. This is the photosynthetic lamellae in case of blue-green algae or cyanophyta and having a chlorophyll A. Nowhere in any of the prokaryote, either bacteria or rickets or mycoplasma or archaea, chlorophyll A is not there. Cyanophyta prokaryotic plant for the first time have chlorophyll A, and they were responsible for liberating the oxygen in the photosynthetic process, and only after that aerobic respiration came into existence. Okay, another very important point regarding this prokaryotic cell organism is flagella and ribosome cell inclusion. Okay, on the basis of presence or absence of the flagella, we can say two types of the bacteria. If they have no flagella, you call them non-motile, and if they have, then you call motile. ठीक है, और general basic structure of the flagella, three structures are there: filament, hook, and basal colony. And other two important part of the cytoplasm, ribosome and cell inclusion. और आज की मुलाकात इतनी ही. कर लेना बातें कल चाहे जितनी, कल हम फिर मिलेंगे फ्लैजेला और राइबोसोम सेल इंक्लूजन से. ओके, थैंक यू. हरिओम.